नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी अगले 1 घंटे में वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जम्मू दौरे के दौरान 32,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करने वाले हैं समर्पित। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम नजर डालें पश्चिम बंगाल पर तो वहां पर हर रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहा है। और आज विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वहां पर जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करते हुए वहां पर नजर आएंगे। और क्या कुछ ताजा अपडेट है वो अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ कृतिका, इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने के मानहानि के मामले में राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ भावना मौसम को बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि कल देर रात से मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में ठंड एकदम से फिर से बढ़ गई है क्योंकि बारिश कई जगह पर हुई है। जी हाँ, मौसम से भी होगी तमाम अपडेट, साथ ही होंगी खेल, कारोबार, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 3 नए आईआईएम के उद्घाटन के अलावा 1,500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने जाएंगे बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बोले, ममता बनर्जी के राज में असुरक्षित है महिलाएं, अपराधियों को संरक्षण और मीडिया को चुप कराना दुर्भाग्यपूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी आज सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में। 2018 के मानहानि मामले में आज होगी अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला अपना जुर्म, बैलेट पेपर आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मौसम की खबरों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से बदले मौसम के मिजाज। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कारण प्रमुख सड़क मार्ग बाधित। हिमाचल और लद्दाख के कई हिस्सों में भी हुई बर्फबारी। खेल की खबरों में FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिखाया दम। रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। कल होगा नीदरलैंड से सामना। और एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाला ने घुड़सवारी में रचा इतिहास। रेसेस स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक कोटा किया हासिल। रेसेस में देश का पहला ओलंपिक कोटा। तो सुर्खियों के बाद सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर से कुछ खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां आपको बता दें कि आज वो जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात देने जा रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क और विमानन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। और इन सब में सबसे खास होगा IIT जम्मू, IIM जम्मू और एम्स जम्मू का लोकार्पण। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIITDM कांचीपुरम, IIM बोधगया, IIM विशाखापत्तनम, भारतीय कौशल संस्थान, IIS कानपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं।
अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आज भी जैसे आपने कहा लगभग 6 मंत्रालय केंद्र के हैं जिनके यहाँ पर लॉन्चिंग अथवा या इनॉग्रेशन रहेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है, रेलवेज भी है और एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। उसके अतिरिक्त यूटी के प्रोजेक्ट, यूटी के भी अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो सेंट्रली फंडेड है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का उतना ही हिस्सा बनने को तत्पर है जिस प्रकार के कोई अन्य राज्य अथवा प्रदेश। और प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। पूरे देश में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास की दिशा में बढ़ाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों के भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश में 5 केंद्रीय विद्यालय परिसरों, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का भी शिलान्यास करेंगे। ये नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भवन पूरे देश के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर जम्मू का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित यह अस्पताल 720 बिस्तर, 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक और संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आवास, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुविधाओं से सुसज्जित है। It will provide most modern, state-of-the-art, comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir. Not only Jammu and Kashmir, but to the people of Leh and Ladakh, some parts of the Punjab and Himachal Pradesh. We have a special comprehensive services for the trauma patients. प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज सहित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए चरण 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 161 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बारामूला उड़ी खंड के उन्नयन के लिए 5 पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में CUF कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के जम्मू दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत है हमारा जम्मू में और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे जहाँ के, और ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। जम्मू कश्मीर को उन्होंने काफी परियोजनाएं दी हैं, कुछ और भी देने के लिए वो जम्मू में आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पिछले 70 साल से काम नहीं हो सके हैं कोई भी। तो जम्मू के लोगों को उनके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। नियुक्ति पत्र है जो 1500 लोगों को दे रहे हैं, वो उसके लिए हम उनके बहुत बड़ी आभारी हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके जाए। जम्मू की जनता जो है कुछ बेरोजगार है, वो कुछ न कुछ करे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए 3150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ठीक मेरे पीछे मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद भी करेंगे।
कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, जम्मू। प्रधानमंत्री का जम्मू दौरा शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा। इसे लेकर आईआईटी जम्मू के निदेशक मनोज सिंह गौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी जम्मू के कुछ कैंपस को भी लोकार्पित करेंगे। हमारे साथ आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर मनोज सिंह गौड़ हैं। सर, क्या कुछ लोकार्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री? ये जगती में आईआईटी जम्मू का परमानेंट कैंपस है। प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड में एकेडमिक परिसर और हॉस्टल परिसर को लोकार्पित करेंगे। ये बहुत बड़ा परिसर है। इसमें हम लोग करीब 52 नई लैब्स, 104 फैकल्टी ऑफिसेस, बड़े इक्विपमेंट के लिए सिविल एंड मैकेनिकल के वर्कशॉप्स, इंक्यूबेशन इनोवेशन स्टार्टअप के लिए जहां इंक्यूबेटर्स आने वाले हैं उनकी जगह, और हॉस्टल जो करीबन हमारे पास में 650 बच्चों का है और उनकी डाइनिंग जो हॉल्स हैं उसको लोकार्पित किया जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या कुछ बनने वाला है? नेक्स्ट फेज जो करीबन 4 साल का होगा उसमें हम इसको दुगना कर लेंगे। रिसर्च की हम बात करें तो कौन कौन सा ऐसा फोकस एरिया है जहां पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं? आईआईटी जम्मू को हम ट्रांसलेशनल और ऐसी रिसर्च में थीमेटिक फोकस करना चाहते हैं जिसमें सोसाइटी को और प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी जिसको फेस करती है उसको हम एड्रेस कर पाएं। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो देश में ही तकनीक भी हो और उपकरण भी यहीं पर बने ताकि विदेशों में पर जो निर्भरता वो कम हो सके। हमारी कोशिश ये है कि हम डीप टेक स्टार्टअप में जाएं, जो आत्मनिर्भर भारत और जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 में विकसित भारत का हो, तो हम चीज़ों को हाथ से करके डेवलप कर पाएं। आईआईटी जम्मू जो 3G आईआईटी बनी थी उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी है और इसको हम जारी रखना चाहते हैं और हम अपना योगदान भी उसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। बच्चों को रहता है सर कि प्लेसमेंट अच्छा हो, क्योंकि आईआईटी जाना भी जाता है इसीलिए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है क्या? प्लेसमेंट पिछले साल तक बहुत ही अच्छे थे। इस साल सभी आईआईटीज़ में और सभी संस्थानों में फ़र्क पड़ा है, बट अगेन ये चेंज है और चेंज को हम अडॉप्ट करना सीखेंगे। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप पर खासा जोर रहेगा आईआईटी जम्मू का और यही विजन भी है और आगे जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक विजन है प्रधानमंत्री का उसको पूरा करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, जम्मू। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि जम्मू में आज कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और क्या कुछ वो योजनाएं हैं वो भी हमने आपको बताई। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। इसी बीच ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर 50,000 एडवांस। इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको तमाम अपडेट दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। नितेंद्र, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू जा रहे हैं और बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि हमने बीते वर्षों में देखा है कि जम्मू में एक नई बयार बही है, जम्मू का विकास हुआ है और आज जिस 32,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ये परियोजनाएं किस तरीके से जम्मू वासियों के लिए हितकारी साबित होंगी? देखिए, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और अब ये शहर शिक्षा का मंदिर, स्वास्थ्य का मंदिर के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि एक इकलौता शहर ऐसा है जहां पर IIT, IIM, IIM और एम्स जैसे संस्थान हैं, जो एक तरह से जो सर्वोच्च संस्थान देश के हैं वो यहाँ पर है और उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। और चाहे वो इलाज की बात की हो या फिर IT में पढ़ने की बात हो या फिर IIM में मैनेजमेंट की बात हो, और ये सौगात प्रधानमंत्री ने जम्मू के लोगों को दी है और आज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जम्मू के लोग प्रधानमंत्री के, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि बहुत प्यार करते हैं लोग जम्मू के प्रधानमंत्री को। और सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना यहाँ पर स्टेडियम में शुरू हो गया है और जो 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आज जनसभा में आएंगे और खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, वहाँ के जो लोग हैं वो रात में ही आ चुके हैं, क्योंकि उनको सुबह स्टेडियम में आना था और उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे। तो निश्चित तौर पे जो 30,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 मंत्रालय शामिल है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क हो, रेल हो, हवाई यातायात हो, तो कनेक्टिविटी की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनकी या फिर जो ईज ऑफ लिविंग की बात हो, चहुमुखी विकास के लिए एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। और मैं 2 दिन से देख रहा था जम्मू शहर में हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर का एक नेटवर्क शहर में तैयार हो रहा है। जब ये सब फ्लाईओवर तैयार होंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को जो एक स्मार्ट सिटी जम्मू है उसको देखने को मिलेगा और उसका लाभ लोग यहाँ के उठाएंगे। और लोगों का ये कहना है कि पिछले 70 साल में 7 दशक में ऐसा 7 दशक में जो काम नहीं हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और उनकी हर जो जरूरत की बात थी, उनकी हर जो डिमांड थी, उसको उन्होंने पूरा किया है। और जितने भी लाभार्थी हैं, अगर केंद्रीय योजनाओं की बात करें, वो जो लाभार्थी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि जो पहले हमें चक्कर दफ्तरों के लगाने पड़ते थे वो अब छूट गया है। लोग जो सरकारी जो महकमा है वो लोगों के घर तक जा रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को भी फायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल। नितेंद्र, अगर देखा जाए तो धारा 370 हटने से पहले जम्मू के हालात और वहां की तस्वीर कुछ अलग ही हमें देखने को मिलती थी। अक्सर वहां की तस्वीरें हमारे सामने आती थी, कई प्रकार की वहां पे घटनाएं भी घटती थी। लेकिन 370 हटने के बाद में जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार वहां पर विकास की बयार बहा रही है, उसी की कड़ी में आज एक नई कड़ी और जुड़ने जा रही है। तो उसको लेकर और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि पहले कि जम्मू कश्मीर में और आज के जम्मू कश्मीर में आपको जमीनी स्तर पर क्या नजर आता है, कितना अंतर है? जी बिल्कुल, देखिए जो धारा 370 खत्म होने के बाद जो एक मानसिक अवरोध था वो एक बिल्कुल खत्म हुआ है और उसमें बदलाव देखने को मिला है। मैं कल रात 11 बजे तक घूम रहा था यहाँ पे जम्मू शहर में। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कितने देर तक दुकानें खुली हैं और कितने देर तक लोग सड़कों पे जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि 11 बजे रात तक दुकानें खुली हुई थी, गाड़ियां चल रही थी, लोग घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और बहुत इत्मीनान से चल रहे थे, कहीं असुरक्षा की भावना नहीं थी। मैं कल IIM भी गया था, IIM के कैंपस में, वहां पे देश के अलग अलग हिस्सों के जो छात्र हैं वो पढ़ने आए थे। उनका ये कहना था कि पहले जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हम लोग सोचते थे, उनके परिवार के लोग सोचते थे कि जम्मू कश्मीर जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर आए वो और यहाँ रहे तो उन्होंने देखा कि एक तो लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, लोगों का प्यार उनको मिला और जो दूर से हम सोचते थे कि बहुत ही डरावना और भयावह स्थिति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बहुत खुल के यहाँ रह रहे हैं। तो ये जो बदलाव है
खासतौर पे लोगों के अंदर विकास की बात हो रही है, उनकी जो इज ऑफ लिविंग की बात है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, उसमें सकारात्मक बदलाव आया है। तो ये जो परिवर्तन है बीते 4-5 साल में देखने को मिला है, और खासतौर पे जब धारा 370 खत्म हुई तो आप देखें शांति भी है, साथ में पंचायत के चुनाव हुए, लोकल बॉडी के चुनाव के साथ साथ नगर पालिका के चुनाव हुए, और लोग अपने नुमाइंदगी अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुन रहे हैं। खासतौर पे जो रोजगार की बात है, आज 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री बांटेंगे, और साथ ही साथ जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री सीधे फीडबैक लेंगे कि क्या उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसका भी लाभ प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। तो निश्चित तौर पर धारा 370 के बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, काफी कुछ सकारात्मक माहौल यहाँ बना है, और लोगों की जीवन स्तर भी बहुत बेहतर हुई है। तो ठीक नितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो उम्मीद रहेगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे और वो इन सभी विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जम्मू वासियों के लिए एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहेगा, बेहद ही लाभदायक दिन रहेगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में ये जो विकास परियोजनाएं हैं आगे जाके उनके लिए हितकारी साबित होंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर जारी रहेगा। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि संदेश खाली मामले पर अब ममता बनर्जी, उनकी सरकार और राज्य की पुलिस सभी चौतरफा घिरे हुए हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि SC आयोग, महिला आयोग और तमाम एजेंसियां यहां हो रहे महिला उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं पर चिंतित हैं और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जा रही है। वहीं संदेश खाली का मसला फिलहाल हाईकोर्ट में है और अदालत ने विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब आज शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि संदेश खाली में धारा 144 लागू है। हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो वहां किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। इससे पहले बीजेपी के कुछ स्तरीय समिति ने भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां जाने से पुलिस ने रोक दिया था। दरअसल आपको बता दें कि संदेश खाली वो जगह है जहां पर TMC नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की ओर से महिलाओं के यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, जहां ना तो पीड़ितों की सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें इंसाफ मिल रहा है। SC आयोग ने भी राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल के हालत बदतर हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला की निंदा की है, जहां संदेश खाली की भयावता पर रिपोर्टिंग करने वाले एक टीवी पत्रकार को पश्चिम बंगाल पुलिस सोमवार देर शाम उठा ले गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों को उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है, जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हत्या के समान है। TMC सरकार संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल
सरकार इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और मीडिया को चुप कराया जा रहा है, जहां एक महिला खुद मुख्यमंत्री हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस पहले ही संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं और वहां के हालात पर अपनी चिंता भी जता रहे हैं। उन्होंने संदेश खाली में स्थिति सामान्य बनाने और उस क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजभवन में शांति कक्ष खोला है। अगर संदेश खाली की कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करती है तो वो राजभवन में शांति कक्ष में रह सकती है। ऑनरेबल गवर्नर ने संदेश खाली को अभी विजिट किया था, आपको पता है, तो तब से वो रोजाना काफ़ी उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, हमारा राजभवन का जो नंबर है, तो कई फ़ोन आ रहे हैं। तो गवर्नर साहब को लगा, उन्हें कुछ ज़रूरत महसूस हुई, कोई ऐसा हम कुछ सेफ होम या पीस होम, जैसे पंचायत इलेक्शन के दौरान पीस रूम बनाया था, इसी तरीके से अभी 3 रूम्स को इसमें कवर किया गया है कि ये 3 आप देख सकते हैं 3 बेडरूम्स यहाँ पर हैं, जो स्पेशली पीस होम के नाम से, सेफ होम के नाम से बनाए गए हैं। अगर वहाँ से कोई आता है तो उनको हम यहाँ पर रहने की व्यवस्था करेंगे, उसमें खाना पीना जो भी है सब फ्री होगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। भावना हमारे साथ में, हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलकत्ता से। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से वहां की स्थिति की अगर हम बात करें तो फिलहाल आज की अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी आज वहां पर जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। देखिए, पहले तो बता दो अभी किसी वक्त भी शुभेंदु अधिकारी का काफिला संदेश खाली के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो रहा है। ये कल जब हाईकोर्ट की तरफ से ये बताया गया, हरी झंडी दिखाया गया है, उसके बाद तैयारी में शुभेंदु अधिकारी लगे हुए थे, सारे बीजेपी लगे हुए हैं इसमें। और जिस तरह से कल देर रात को जिस तरह से आप पत्रकार की बात कह रहे थे, उस घटना की बाद ये पता चल गया है सबको कि किस तरह से संदेश खाली की जो सच्चाई है वो सच्चाई को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये पिछले 10-15 दिनों से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और कल इस तरह से पत्रकार को घिसटते हुए ले जाना और कैमरा के सामने उसको इस तरह से गिरफ्तार करना, ये दर्शाता है कि किस हद तक प्रदेश की सरकार मैं क्या कहना चाहूंगा कि मरिया हो चुके हैं कि पूरे जो आवाज है, पूरे देश में जो फैला हुआ आवाज है, उस आवाज को दबाया जाए। और कल जिस तरह से एनसीडब्ल्यू की तरफ से रेखा शर्मा जी यहाँ पे अपने आके संदेश खाली की जो पीड़ित है उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी आरोप यह है कि वो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन होने के बावजूद भी उस तरह से पीड़ितों से बात करने के लिए उनको रोका जा रहा था। उनके साथ जो वैसे जो मीडिया के लोग थे, मीडिया के लोगों को रोका गया है। और जो महिलाएं अपने ऊपर उत्पीड़न होने की जो कंप्लेन दायर करने वाली थी, जो इनके साथ थाने पे गए थे, उनको भी वहां पे रोका गया था। तो मतलब एक तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि चारों तरफ से आवाज दबाने की कोशिश में है जी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है प्रसन्नजीत की ममता सरकार भी चौतरफा घिरती जा रही है, चाहे वो जमीन हड़पने का मामला हो, महिलाओं से यौन उत्पीड़न का मामला हो, एनएससी हो या फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम हो, या कल जब केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का बयान आया, सभी अब कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर हो चुकी है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जी देखिए, पहले जब एससी कमीशन की तरफ से बताया गया था, राष्ट्रपति के सामने अपना रिपोर्ट में ये मांगे भी रखा गया था कि राष्ट्रपति शासन बताया जाए, यहाँ पे लगाया जाए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से कल वहां पे दौरा होने के बाद उन लोगों को भी लगा कि यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो एलओपी की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से बताया जा रहा है कि हाँ स्थिति ऐसा है, लेकिन ये कानूनी तौर पर ये महामहिम को जो रिपोर्ट देना है इसका एक तरीका है, उसके बाद जो होम मिनिस्टर उनको सोचा जाए। लेकिन ये देखिए, सही में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, या उसकी क्या तरीका है, उसके ऊपर कौन अमल कर रहा है, इसके बारे में हमारी ये तो अलग बात है। लेकिन जो हकीकत है, जिसको अंग्रेजी में हमारी पत्रकारिता की भाषा में परसेप्शन कहला जाता है, वो परसेप्शन ये है कि स्थिति ऐसा बन चुके हैं कि जो प्रदेश के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर अब नहीं है, उनके हाथ से अब निकल है। और शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, ये तीनों एक साथ, ये ट्रायो
मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शासन, प्रशासन और तृणमूल, मतलब जो सरकारी दल है, ये तीनों अब एक साथ सबके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है और ये आवाज को दबाने की कोशिश में लगे हुए है। इसको अगर राष्ट्रपति शासन के लिए एक आइडियल स्थिति माना जाए, विकल्प माना जाए, तो हो सकता है। मैं उसकी तर्क में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सारे जो लोग जो संविधान से जुड़े हुए हैं, मतलब एससी कमीशन, एनसीडब्ल्यू, ये सारे संविधान से जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। जी प्रसन्न जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल स्थिति यही है कि संदेश खाली लगातार जो वहाँ सियासी गर्मा गर्मी बनी हुई है, लेकिन एक गंभीर स्थिति भी कहीं बनी हुई है, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है और हर एक कोई यही कह रहा है, एक ही आवाज मुखर हो रही है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद महिला हैं या फिर महिला नहीं भी हो, लेकिन आपके देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई तो ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे संदेश खाली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो उनके खिलाफ हुआ है उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पेशी होगी। सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में साल 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई की जाएगी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इसी मामले में सुल्तानगंज की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। और अब खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। आज कोर्ट में बैलेट पेपर पेश किया जाएगा। इससे पहले कल रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान खरीद फरोख्त पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव दिया कि दोबारा से चुनाव करवाए जाने की बजाय चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट डाले गए वोटों के आधार पर किया जाए। और वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए जारी किए हैं। भाजपा को इस पर आपत्ति है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार पड़ोसी राज्य केरल की मदद कर रही है और ऐसे हालात में जब उसके अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए सरकार द्वारा कर्नाटक के करदाताओं के धन का घोर दुरुपयोग पूरी तरह से अपमानजनक है। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के संघर्ष के बीच उसके मंत्री राज्य के खजाने का एक एक रुपया लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ा मामला। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से पूरी तरह से अब कर्फ्यू हटा दिया गया है। इस संबंध में जिला अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वंदना सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद जो दंगे भड़के थे, उसके बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हुए। इस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं और अब कर्फ्यू तरीके से हटा लिया गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम की। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बीती रात बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कई हिस्सों में ताजा हिमपात हुआ है। लद्दाख में द्रास और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। बीते कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग बंद हो गया। घाटी के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है।
वहीं जम्मू कश्मीर में पुंछ पुलिस ने भारी बारिश और खराब मौसम के दौरान पुंछ के मंडी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को अलर्ट देने के लिए एडवाइजरी की घोषणा की है। पुलिस ने इलाके के लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क किया है। और चलिए नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में और अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और चलिए अखबारों की सुर्खियों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको। आज की जो अखबार आपके सामने है उनमें क्या कुछ मुख्य खबरें हैं? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का उत्तर प्रदेश का दौरा आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिला है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने लाल फीताशाही को खत्म किया है और न केवल बिजनेस कल्चर को डेवलप किया है बल्कि उसका विस्तार भी लगातार हो रहा है। और भी कई प्रमुख बातों का जिक्र आज अखबारों में हुआ है। प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हुई बातों का उन्होंने ये भी कहा कि आज सुदामा भी भगवान कृष्ण को पोटली देते तो वीडियो बन जाता और PIL भी लग जाती। दरअसल कल की धाम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुरुआत की और उसको लेकर के भूमि पूजन के दौरान उन्होंने ये बात कही चुटकी लेते हुए, तो इसको भी आज अखबारों ने लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नीति आयोग बुजुर्गों की समग्र सुरक्षा के लिए एक मसौदा तैयार कर रहा है जिसे उन्होंने सरकार को देने की बात भी कही है और सिफारिश की है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2030 तक देश में 15 करोड़ से अधिक आबादी 60 साल से ऊपर की हो जाएगी और इसको लेकर के भी अब सरकार ने मसौदा तैयार करने की बात कही है। इसको लेकर के भी चिंता की जा रही है कि किस तरह से देश के जो बुजुर्ग आबादी होगी उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो स्वास्थ्य हो, आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से प्रमुख तौर पर उनको किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, इसको लेकर के एक मसौदे पर काम किया जा रहा है। एक और खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भविष्य के युद्धों की तैयारी को देखते हुए हवाई खतरों से बचाव करने के लिए 1770 लड़ाकू वाहन भारतीय सेना में जल्द शामिल होने वाले हैं, जो कि तकनीक से लेस होंगे और AI तकनीक का इस्तेमाल भी इसमें किया जाएगा। और चलते चलते आपको एक और खबर बता देते हैं जो कि आज हरिभूमि अखबार ने अपने कारोबार पेज पर ली है। इसके अलावा बाकी अखबारों में भी हमें देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि अकेले भारत के टाटा समूह ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो $365 बिलियन का है और IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाक की जो GDP है वो $341 मिलियन की है। तो इस तरह से किस तरह से सिर्फ एक टाटा समूह ने ही पाक की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने का काम किया है, इस खबर को भी आज अहमियत के साथ अखबारों ने लिया है। संध्या, अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से कुछ खास खबरें। कनाडा ने यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में मदद के लिए 800 से अधिक स्काई रेंजर R-70 मल्टी मिशन हवाई सिस्टम की सहायता देने का किया है वायदा। कहा है कि ओंटारियो में ड्रोन बनाने वाली कंपनी टेलीडाइन से प्राप्त किए गए ड्रोन का मूल्य $70.44 मिलियन से अधिक है। विस्थापन और हिंसा की मार झेल रहा अफ्रीकी देश सूडान में मानवीय संकट बढ़ा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित।
सूडान में पिछले अप्रैल में शुरू हुआ सशस्त्र सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक टकराव अभी भी जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। समुद्री तूफान की वजह से राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं का असर देखा गया है। भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और 10 लाख घरों में बिजली गुल है। अमेरिका की सीमा के पास उत्तरी मेक्सिको में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 12 लोग मारे गए। तमाउलिपास राज्य की सुरक्षा एजेंसी के अनुसार गश्त पर गए सैनिकों पर सशस्त्र लोगों के एक समूह ने हमला किया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। लग्जरी गुड्स बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 6 भारतीय नाम भी शामिल। इन सूची में मालाबार गोल्ड को 19वां स्थान मिला है। इसके बाद टाटा ग्रुप की इकाई टाइटन कंपनी को 24वां स्थान मिला है। सीआई ऑटोमेटिव ने दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। नतीजों के साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अब ऐलान किया है। टाटा ग्रुप की कंपनियां कर्नाटक में 2300 करोड़ रुपए की निवेश करेंगी। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शुरुआती दौर में अरबों डॉलर का दांव लगाने वाली सॉफ्ट बैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी मासायोशी सन 2024 में भारत में एआई केंद्रित फर्मों पर निवेश की शुरुआत करने वाले हैं। टीवीएस मोबिलिटी और मित्सुबिशी ने 300 करोड़ रुपए की साझेदारी की। टीवीएस मोबिलिटी और जापानी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई दरें 17 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाला ने घुड़सवारी की ड्रेसेस स्पर्धा में देश के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ड्रेसेस में भारत का ये पहला ओलंपिक कोटा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में स्पेन को शूटआउट में 8-7 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं, जिसके चलते मैच का फैसला शूटआउट से हुआ। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जेनिके शॉपमैन ने खेल के प्रशासकों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य कोच का पद संभालने के बाद से वह बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हैं। नई दिल्ली में 43वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की कई दिग्गज टीम हिस्सा लेंगी। रेलवे ने रणजी ट्रॉफी सीजन में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा किया है। जीत के लिए मिले 378 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को रेलवे ने मैच के चौथे दिन सफलतापूर्वक हासिल किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम के लिए कर सकते हैं गेंदबाजी। नेट्स में गेंदबाजी की प्रैक्टिस की। अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। अभिनेता रामचरण की आगामी फिल्म RC16 में जानवी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। एक बयान में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने इस बात की पुष्टि की। लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही लगातार धमकी के बाद सलमान खान के साथ ही उनके परिवार वालों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के बहनोई आयुष शर्मा की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड के प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह पीपल्स चॉइस अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में पेड्रो पास्कल, बिली इलिश और लैनी विल्सन जैसे सितारों ने पीपल्स चॉइस अवार्ड्स को अपने नाम किया।
शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के एक सप्ताह बाद फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 100 करोड़ पार कर चुका है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के पहले गाने का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया। रिलीजिंग के महज 4 ही घंटों में टाइटल ट्रैक को 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर की आगामी फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर आज जारी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो साउथ सुपरस्टार रामचरण फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। खूबसूरत पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी बातों से देश के युवा स्टार्टअप और नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूस के 5 विद्यार्थियों ने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण किया है, जिसे टाटा कमिंग्स द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। सड़क पर सरपट दौड़ती ये शानदार बाइक किसी नामी गिरामी या फिर बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों का हुनर और नवाचार है, जिन्होंने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार कर लिया। ई बाइक, इसका नाम हमने दिया ऐरावत, जो कि एक नाम डिराइव होता है इंद्रदेव जी के जो वाहन थे। इंद्रदेव जी के जो वाहन थे उनका नाम था ऐरावत, और जिसका नाम होता है AIRAWAT, और हम लोगों ने इसका नाम दिया AE। ई इसलिए होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे है ना कि इस पे एक डिजिटल मीटर है, और ये लेड एसिड बैटरी से चलता है और 48 वोल्ट्स, और इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है। एक नॉर्मल घर पे चलने वाला मोटर होता है, उसी पे चल रहा है ये मोटर, और जो कि ये 500 वोल्ट्स का है, जो कि होता है 0.5 किलो वोल्ट्स, वो उस बेसिस पे रन कर रहा है। और ये सिंपल चेन वाले मूवमेंट पे, और इस पैनल पे हम एक कर, और इसको चार्ज होने में मेनली 2 to 3 आवर्स लगता है, और इस पे ये 25 किलोमीटर रन कर जाएगा। बाइक को बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, अर्नब घोष, युवराज सिंह और हिमांशु डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इन छात्रों ने इस बाइक का नाम ऐरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक सिंगल चार्ज में ये 30 किलोमीटर तक जा सकती है। ये बाइक सौर ऊर्जा से भी चल सकती है, जिसके लिए अलग से एक स्थान छोड़ा गया है। बाइक का लुक लाने के लिए इसमें टंकी और साइड पैनल भी लगाए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बनाने में लगभग 33,000 रुपए खर्च हुए हैं, जिसका जुगाड़ इन छात्रों ने अपने दोस्तों से उधार मांग कर किया। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा कमिंग्स द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। इन विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन की और सही मंच मिलने की, जहां से आगे बढ़कर वो अपनी सोच को नए निर्माणों में तब्दील कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और खूबसूरत पहल के बाद अब बात कर लेते हैं सेहत की। दरअसल शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भधारण के लिए सोच रही हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको भी रखना होगा, और कैसे सावधानी बरतनी है आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मां बनना किसी भी महिला के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। मां बनने की प्रक्रिया मां और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है। गर्भावस्था महिला के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें महिला अपने और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। जो लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो एक बार पहले जाके डॉक्टर को मिल लें।
सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फोलिक एसिड ज़रूर खाना स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड एक विटामिन है, इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ये बच्चे में बहुत तरह के मैलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे अच्छा असर तभी आता है जब ये कम से कम 1 महीना पहले, आइडियली 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये एक चीज़ है जो आप बिना किसी से पूछे भी स्टार्ट कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, खान पान और कई ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। गर्भ धारण के बाद पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद आवश्यक हो जाता है और इसकी विशेष भूमिका होती है। देखिए, जब भी कोई लेडी सस्पेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको अगर पीरियड नहीं आता है, तो सबसे पहला काम तो हर कोई आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करता है यूरिन में। उसको करने के बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद अच्छा तो होता है कि शुरू में ही एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए 1.5-2 महीने पे। परंतु अगर हर किसी के पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने पे एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा जाए, क्योंकि ये जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत जरूरी होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी का कोर्स ही चेंज हो जाता है और आपकी केयर में बहुत फर्क आता है। जो दूसरा बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, वो कम से कम 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम बच्चे के, सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे के शरीर की विकार को देखने के लिए करते हैं कि बच्चे में कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो कि उसको जीवन भर के लिए अपंग कर देगा या उसको दिमाग से कमजोर कर देगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को भी एसेस करते हैं। गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रहे, इसके लिए परामर्श, पौष्टिक आहार, नियमित जांच, निगरानी और गर्भावस्था में सही देखभाल उपयोगी है। यदि आप गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श लेकर अपने विशेषज्ञ से ये जान लें कि आपकी गर्भावस्था को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं। पहला मध्य स्तरों पर पश्चिमी हवाओं में एक गर्त रूप में जारी है, वहीं दूसरा एक चक्रवाती प्रसार के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों के निचले स्तरों पर बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार तड़के बारिश से मौसम बदल गया और ठिठुरन भी बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में बिजली गिरने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा बर्फबारी होने का भी अनुमान है। और चलिए अब नजर डालते हैं देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन 2024 के दौरान नौसेना के कुछ हैरत अंगेज कारनामे।
और तो आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया